हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो यार, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक है। अगेन बार बार हर वीडियो में स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, क्यों, आपको याद दिलाने के लिए कि पढ़ाई करते रहना हमारा काम है। जिस प्रकार कंटिन्यूअस मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, उतना ही सेम मेहनत आप अपने आप के लिए करो। क्योंकि अगर आप इस मौके पे मेहनत नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका जो सपना है ना, जो 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने परसेंटेज आपको निकालने हैं, वो शायद ही पूरा हो पाएगा। तो यार इतना एफर्ट जब मैं ले सकता हूं आपके लिए, तो अपने आप के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके सपने के लिए क्यों नहीं आप ले सकते। तो जरूर से एफर्ट लो। हमारे चैनल पे हमने हर चीज डाल रखी है, पिछले साल भी डाल दी थी, इस साल भी न्यू वीडियोस भी बना रहे हैं। पूरा सिलेबस भी कंप्लीट वापस से होने वाला है बहुत जल्दी। फिर LMR रिवीजन सीरीज भी आ जाएगा लाइव, वो भी। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस पढ़ते रहना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो आज के लिए कह रहा हूं फिर से एक और 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो है। पार्ट 1 का जो 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। पूरा चैप्टर केमिकल के ऊपर बेस है, किस प्रकार रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये डिस्कस करेंगे। पहला लेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल था, मतलब ब्यूटीफुल तो ऑब्वियसली दिखने में तो नहीं था, लेकिन ब्यूटीफुल समझने के लिए था। जो बच्चे ने वीडियो देखा है लेक्चर नंबर 1, वो बहुत मजा आया होगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट भी हुआ होगा और वो चैप्टर का भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो आज दूसरा लेक्चर है, स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना एंड फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज क्या क्या पढ़ने वाले टॉपिक्स है, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, पूरा डिटेल बात करेंगे। आज अगर आप पढ़ लोगे तो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के बेस पे 11th में चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे कई सारे चैप्टर्स आपको 11th में देखने मिल जाएंगे अगर आप साइंस स्ट्रीम लेके आगे चलते हो। तो यार देखो, चीजें ना बेसिक ही होती है। अगर हम 9th में बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो 10th क्लियर नहीं होगा, 10th में बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो 11th में मजा नहीं आएगा। तो इसी प्रकार ना हर एक स्टैंडर्ड में आपको एकदम दिनों जान एक करके मेहनत करनी होती है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो धरा का धरा रह जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से करना। केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, कैसे लिखा जाता है इक्वेशन को वो पढ़ेंगे, और साथ ही में बैलेंसिंग की बात करेंगे, रूल्स रेगुलेशन क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सभी चीज देखने वाले हैं। तो बहुत मजेदार लेक्चर होगा, मजा आएगा, ध्यान से देखना बच्चे लोग। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे दैट इज द केमिकल इक्वेशंस। क्या होता है एक केमिकल इक्वेशन। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इफ देयर आर टू प्रोडक्ट्स जो आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब देखो ऑब्वियसली हम एक चीज जानते हैं कि कोई एक चीज है, जब वो दूसरे चीज से जाके मिलता है तो एक नया चीज बनता है। तो व्हेनेवर द टू रिएक्टेंट्स गेट्स रिएक्टेड विद ईच अदर विल गेट ए प्रोडक्ट, एंड साथ ही में प्रोडक्ट के साथ एक और चीज मिलता है जिसको बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था। तो बेसिक तौर पे समझ लो कि मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन मैंने लिख के रखा है। क्या है ये, इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं, क्या बोल रहा है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट जो है उसका एक्वेस सॉल्यूशन है। एक्वेस सॉल्यूशन मतलब पानी में डाला हुआ सॉल्यूशन, उसको एक्वेस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पानी में डाला हुआ कॉपर सल्फेट को अगर मैं पानी में डाल दूं तो वो बन जाएगा कॉपर सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन। उसके साथ में जिंक का डस्ट, जिंक एक एलिमेंट होता है, ये आप जानते हो। तो जिंक का डस्ट मतलब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है ऑब्वियसली। तो ये दोनों को अगर मैं रिएक्ट करूं, मतलब ये दोनों का अगर मैं मिक्स करूं, तो हमें क्या मिलेगा, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक्वेस सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसका, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, यह हम लोग को मिलेगा। ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट के साथ में मिल रहा है कॉपर। मतलब यहां पे कोई दो चीज, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब दिस इज द रिएक्टेंट्स। ये लोग क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाया था, एरो के इस तरफ जो होता है वो होता है रिएक्टेंट्स। तो ये और ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। और ये जो बना वो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन साथ ही में ये भी बन रहा है कॉपर, तो ये क्या है, बाय प्रोडक्ट है। तो दोनों को ही हम लोग बोलेंगे दिस इज द प्रोडक्ट्स, दिस इज द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। जैसे कोई भी चीज हो गया ना, जैसे हम लोग एक नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी के लिए हमें पानी लगता है, शक्कर लगता है, थोड़ा सा नींबू लगता है, थोड़ा सा नमक लगता है, डाल के मिक्स करते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में लिया, पानी लिया, नींबू डाला, नमक डाला, शक्कर डाला, ठीक है ना, वो जो था वो रिएक्टेंट्स है। और जब मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो आपका नींबू पानी है, शिकंजी है। करेक्ट है, तो सेम उसी प्रकार होता है, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन आपने देखा, ये जो मैंने बॉक्स बना के रखा है ग्रीन कलर के अंदर, ये जो लिखा है मैंने वाइट येलो कलर में, ये आप देखोगे तो ये एक्चुअल में क्या है, वर्ड्स में लिखा हुआ। मतलब इसमें कोई ना केमिकल फॉर्मूले नहीं लिखे, इसमें वर्ड्स लिखा हुआ है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक डस्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखा जाता है
तो उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये याद रखना, उसको क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन कहते हैं। याद रहेगा ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेफिनेशन पूछता है कि डिफाइन वर्ड इक्वेशन। तो इफ एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटिंग इन ए वर्ड फॉर्मेट, किसके फॉर्मेट में? वर्ड फॉर्मेट में लिखा गया है, तो उसको मैं बोलूंगा वर्ड इक्वेशन। समझा? पहला चीज ये हो गया, पहला टॉपिक क्लियर। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है। अब इसी चीज को मैं लिखूंगा उसके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। केमिकल फॉर्मूला हर एक का होता है। जैसे वाटर है तो बोलने के लिए वाटर है, लेकिन लिखने के लिए H2O है, तो वो उसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? CuSO4, दैट इज नथिंग बट द कॉपर सल्फेट। ये CuSO4 हो गया, ये लिख दिया। जिंक डस्ट को लिखूंगा Zn जिंक, एरो आ गया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट को लिखूंगा ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट, और ये हो गया कॉपर Cu। तो ये जो मैंने लिखा है दैट इज द कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इट इज नथिंग बट ये जो वर्ड इक्वेशन था, वर्ड इक्वेशन को हमने क्या लिखा है? केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। तो अगर हम लोग किसी चीज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का इन ए कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म मतलब इस प्रकार, छोटा सा फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, जिसमें केमिकल फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ये वर्ड फॉर्म था, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आपको कोई पूछता है ना केमिकल में इक्वेशन मतलब क्या, तो केमिकल इक्वेशन मतलब वो जो भी केमिकल रिएक्शन लिखा रहेगा वो केमिकल फॉर्मूले के हेल्प से लिखा रहेगा, तो वो रहेगा केमिकल इक्वेशन। और अगर वो वर्ड्स यूज करके लिखा रहेगा तो वो रहेगा केमिकल इक्वेशन का वर्ड इक्वेशन। करेक्ट? लॉजिक क्लियर? समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो अगला जो टॉपिक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये तो आपको समझ में आ गया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लेकिन उसी केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? क्या कुछ रूल्स होता है उसका? क्या चीज हमें याद रखने की जरूरत है? यस, बिल्कुल। तो सबसे पहले यहां पे मैं बात करूंगा कि एक चीज हमेशा मान के चलो, याद रख के चलो कि जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो राइट में होता है। और एरो इसलिए होता है ताकि वो डायरेक्शन बता सके रिएक्शन का। जैसे यहां पे मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, CuSO4 प्लस जिंक गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो चीजें आपको दिख रही है, ये क्या है? ये जो चीजें दिख रही है, ये यहां से लेके यहां तक, ये आपके क्या रहेंगे? ये आपका रहेगा रिएक्टेंट्स। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये क्या रहेगा? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है। तो ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट की तरफ जो चीज रहती है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों का ही रिएक्शन होना है। ठीक है? और एरो के इस तरफ, राइट की तरफ, ये एरो है, इसके राइट की तरफ जो भी चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब ये चीज आपका बन रहा है, ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए प्रोडक्ट्स है। क्या है? प्रोडक्ट्स है। और ये जो बीच में एरो आपको जो दिख रहा है, ये एरो क्या दिखाता है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब CuSO4 प्लस Zn है और एरो का डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है? अगर आप देखोगे तो एरो का जो डायरेक्शन है, एरो का डायरेक्शन वो क्या है? इस तरफ है। तो एरो का डायरेक्शन इस तरफ होने से क्या दिखा रहा है? ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ होता तो ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे थे, ऐसा हमें दिखता। लेकिन एरो का डायरेक्शन आप देखोगे इस तरफ इसका डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जो है ना कॉपर सल्फेट और जिंक, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और ये डायरेक्शन हमें बता रहा है कि ये जो बन रहा है ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये आपका पहला बेसिक थंब रूल है, याद रखना। ठीक है? दूसरा क्या बोलता है? प्लस साइन आपको देखने मिल जाएगी। तो प्लस साइन क्या बताता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट जब होते हैं तो उसको जोड़ के प्लस साइन से दिखाना होता है। जैसे यहां पे देखो आप, CuSO4 है एक रिएक्टेंट और Zn दूसरा रिएक्टेंट, तो भाई दो रिएक्टेंट हो गए ना, तो मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए मैं क्या साइन यूज करूंगा? प्लस साइन यूज करूंगा। उसी प्रकार ये जो दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो मुझे क्या मिला? जिंक सल्फेट मिला और कॉपर मिला। तो ये भी दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यार दोनों के बीच का भी डिफरेंस मैं किससे दिखाऊंगा? प्लस से दिखाऊंगा। मतलब ये भी मिल रहा है, साथ में ये भी मिल रहा है। तो हम लोग प्लस साइन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं दो या फिर दो प्रोडक्ट से ज्यादा दिखाने के लिए। तीसरा रूल क्या बोलता है? कभी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए हम लोग फिजिकल स्टेट्स का भी यूज करते हैं। जैसे अगर सॉलिड एलिमेंट है वो, या फिर सॉलिड कंपाउंड है, या फिर जो भी है, तो वो सॉलिड S से डिनोट किया जाएगा। लिक्विड है तो L से डिनोट किया जाएगा। गैस है तो G से डिनोट किया जाएगा। और गैस के लिए हमेशा ना अपवर्ड डायरेक्शन में एरो, ये दिख रहा है एरो ऊपर की तरफ बनाया हुआ है जी के बाजू में, आप देखो तो एरो क्या दर्शाता है कि ये गैस है। ऑब्वियसली गैस ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो ये एरो दिखाता है। वही प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट मतलब कोई चीज जब बनती है तो जम जाती है नीचे की तरफ, प्रेसिपिटेट बन जाती है, तो उसका एरो डाउनवर्ड है, मतलब वो जम गया है। सॉलिड प्रेसिपिटेट है, नीचे टेस्ट ट्यूब में जम जाएगा। और तीसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस मतलब AQ से डिनोट किया जाता है, जैसे हमने यहां पे भी देखा। ठीक है? कहां देखा? नहीं देखा ना, यहां पे देखा होगा। हाँ देखो इधर ही लिखा हुआ है, सामने तो लिखा हुआ है, मैं उधर ढूंढ रहा था। ठीक है? ये देखो, इसको मैं बॉक्स बना देता हूं। ठीक है? ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हो, इसमें आप देखोगे तो कॉपर सल्फेट
ठीक है, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट आगे AQ लिख दिया, मतलब इससे ये पता चलेगा कि ये जो कॉपर सल्फेट है ये एक्वस सॉल्यूशन है। फिर जिंक जो है वो सॉलिड होता है तो आगे लिख दिया मैंने S, मतलब जिंक सॉलिड है। फिर एरो, फिर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन रहा है जो कि एक्वस बन रहा है अगेन, तो आगे AQ लिख दिया। और फिर कॉपर बन रहा है और कॉपर सॉलिड बन रहा है, इसके लिए आगे S लिख दिया। तो ये हमें फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी बताता है कि चाहे क्या वो एलिमेंट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, कि क्या वो गैस ऊपर डायरेक्शन में है, क्या वो प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या वो एक्वस मीडियम में है तो AQ है, उस प्रकार से चीजें जो है वो डिनोट की जाती है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन लिखने का जो रूल्स है ना, वो ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट है, याद रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, क्या बोल रहा है, हीट सप्लाई इंडिकेटेड बाय ट्राइंगल। कभी भी कोई रिएक्शन में अगर हीट सप्लाई हो रहा है, और ऑब्वियसली होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट करने की जरूरत पड़ जाती है। एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं, जो कि सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट नथिंग बट द चूने का फॉर्म होता है एक तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका टाइल्स मार्बल्स जो होते हैं ना, वो समझ लो उसी फॉर्म का होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसको जब मैंने हीट किया, देख रहे हो, डायरेक्ट जाके मैंने क्या किया, ट्राइंगल दिख रहा है इसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है, तो ये जो ट्राइंगल है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट गिव्स CaO, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट द लाइम, जो आपका चूना होता है, और साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवापोरेट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट इससे क्या पता चला कि हमारा जो मेथड था बताने का कि हीट सप्लाई जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हीट सप्लाई हो रहा है, अगर कोई भी एरो के ऊपर ट्रायंगल लगा हुआ है तो समझ जाना उस केमिकल रिएक्शन में हीट सप्लाई हो रहा है, खत्म कहानी। तो बेस्ट एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट सप्लाई जब होता है, मतलब हीट जब दिया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। और लास्ट मेथड क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने का, सर्टेन कंडीशंस दिए होते हैं। कभी कभी आपको एक ही रहता है कि आपका केमिकल इक्वेशन जो भी है या फिर केमिकल रिएक्शन जो भी है उसको करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगता है, मतलब इतने टेम्परेचर में आप हीट करोगे तो ही होगा। जैसे पानी को उबलने के लिए 100 डिग्री ही चाहिए, फ्रीज होने के लिए 0 ही चाहिए, तो एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, एक सर्टेन प्रेशर हो सकता है, एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट इज नथिंग बट व्हाट, टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बस उसको उस केमिकल रिएक्शन में डाल दो और उसके वजह से वो केमिकल रिएक्शन जो होगा वो और ज्यादा तेजी से होगा और ज्यादा फास्ट होगा। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो एलिमेंट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। तो यहां पे एक एग्जांपल है मेरे पास, समझ लो वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपका, नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में होता है, L लिखा हुआ है। अगर मैं उसके साथ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करूं, मतलब वेजिटेबल ऑयल के साथ हाइड्रोजन गैस को मैं रिएक्ट करूं और उसी रिएक्शन के अंदर मैं 60 डिग्री टेम्परेचर रखूं और साथ ही में निकेल, Ni मतलब निकेल होता है, उसको एज ए कैटलिस्ट में डाल रहा हूं, मतलब निकेल भी ऐड कर रहा हूं उसमें। तो मतलब क्या क्या ऐड हो गया, वेजिटेबल ऑयल तो था ही, साथ में हाइड्रोजन गैस तो था ही, लेकिन साथ ही में 60 डिग्री सेल्सियस पे निकेल भी डाला गया है एज ए कैटलिस्ट। उसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट डाला हुआ है, निकेल का कैटलिस्ट डाला हुआ है। तो जब ये रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वनस्पति घी मिलेगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। वनस्पति घी पता है, नॉर्मल बाजार में बिकता है, शायद डालडा बोलते हैं उसको, डालडा। बहुत सारे चीजें हम बनाते हैं, मम्मी को पूछना, मम्मी वनस्पति घी मतलब क्या होता है, आपकी मम्मी बताएगी, ठीक है। तो वनस्पति घी इस प्रकार से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके इन 60 डिग्री टेम्परेचर एट निकेल कैटलिस्ट के साथ, ठीक है। तो यही सब मेथड्स थे जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये उसका बेसिक फंडामेंटल चीज था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ा दिया कि व्हाट यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन एंड हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो कि है दोस्तों बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये क्या है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ के लो, कॉन्सेप्ट समझो इसका। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर ऑफ एटम्स, देखो ध्यान से, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स इन एनी इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ दोज एलिमेंट इन द प्रोडक्ट, सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंस इक्वेशन। या इसका डेफिनेशन, ये याद डेफिनेशन कर लेना, डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। देखो हमने केमिकल इक्वेशन जब देखा, बहुत सारे देखे, अभी CuSO4 वाला देखा, CaCO3 वाला देखा, तो एक एरो के लेफ्ट की तरफ भी कुछ चीज था और एक राइट की तरफ भी कुछ चीज था, हमने देखा। तो अगर कोई भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी लेफ्ट की तरफ चीजें हैं और जितने भी राइट की तरफ चीजें हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स को अगर मैं काउंट करूं, नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने एटम है, कार्बन कितना है, 1 है कि 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है कि 4 है, सल्फर कितना है, जो भी है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स, मैं बात कर रहा हूं एटम्स की, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट्स में अगर होगा, तो दोनों की जगह क्या हो गए, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया,
समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। लेकिन 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 कि कभी अगर ऐसा होता है कि एक साइड, समझ लो रिएक्टेंट के साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो ज्यादा है और प्रोडक्ट के साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो बैलेंस कैसा हो जाएगा? ऐसा, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये भारी है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम है, तो उसको कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अगर सेम नहीं है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नॉट द सेम, नहीं है दोनों साइड में, तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? अनबैलेंस इक्वेशन। याद रखना, ये दो फंडामेंटल डेफिनेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो बैलेंस, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है तो अनबैलेंस इक्वेशन। तो अगर अनबैलेंस होता है, चलो बैलेंस है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बैलेंस ही होना चाहिए, बैलेंस ही होना चाहिए। कोई भी सही केमिकल इक्वेशन जो राइट होता है, जो करेक्ट होता है, वो बैलेंस ही होता है। लेकिन कभी बैलेंस नहीं है तो भैया बैलेंस तो करना पड़ेगा, क्योंकि गलत हो जाएगा अगर बैलेंस नहीं किया तो। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको बैलेंस करके दिखाओ। तो क्या बेसिक रूल्स होते हैं, किस प्रकार आपको कोई भी गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, वो हम सिखाने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये जो टॉपिक है आपका, ये है VIMP टॉपिक आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, साइंस के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर, चाहे स्टेप्स पूछेगा, चाहे आपको पूरा मेथड पूछेगा, या फिर कोई एक न्यूमेरिकल पूछ देगा कि ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके दिखाओ। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कोई भी अनबैलेंस इक्वेशन अगर दिया है तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी वो वर्कआउट होगा, नहीं तो वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं द स्टेप्स इन द बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो समझ लो कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, आपको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। पहला मेथड हमने सीखा था पहले ही स्लाइड में कि वर्ड इक्वेशन मतलब वर्ड्स के फॉर्म में दिया रहेगा। तो समझ लो एक क्वेश्चन दिया है वर्ड के फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, यह हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे, तो सबसे पहला स्टेप यह होता है कि हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिख देना है। आपका जो वर्ड फॉर्म दिया था उसको हम लोग को केमिकल फॉर्म में, यानी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 लिख दिया, एरो लिख दिया। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 होता है, लिख दिया। वाटर क्या होता है, H2O। एक और चीज बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब जैसे वाटर दिया हुआ है, ठीक है, अब वाटर का मतलब H2O होता है, ये पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे, देखो मैं ऐसा नहीं समझता कि हर 10वीं का बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है या फिर हर 10वीं का बच्चा बहुत ज्यादा डम्ब है, ऐसा नहीं समझता। मैं एवरेज मिडिल मान के चलता हूं, इसके लिए हर एक चीज का मतलब बताता हूं, एनर्जी खर्च करता हूं अपना। मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे को कुछ नहीं आता, मैं सब चीज बताता हूं। यही खासियत है हमारे चैनल की, जो स्टार्टिंग से 2.5 साल से चलाते आ रहा हूं मैं, कि आप देखोगे हमारे वीडियोस के अंदर डीप में घुसना पड़ेगा, लेकिन देखने के लिए लोग ऊपर से देख के चले जाते कभी कभार कि हाँ यार चलो ये तो है। देखो मैं बहुत ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करता हूं, आपने नोटिस किया होगा, अगर मेरे को अगर जानते होंगे, मैं बहुत ज्यादा ढिंडोरा भी नहीं पिटता हूं। 1 मिलियन करीब होने वाला है देखो दो चैनल पे, लेकिन आज तक कभी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन या फिर बहुत बड़ा ढिंडोरा नहीं पिटा है कि यार देखो यार 1 मिलियन हम होने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन आज तक कभी ऐसा किया नहीं। क्यों? हम्बल रहना है यार। ठीक है, छोटा मोटा करते हैं यार अपनी खुशी के लिए, अपने भाई बहन माँ बाप है, हमारे टीचर्स है, उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। क्यों? हम्बल रहना है। और साथ ही में ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार देखो इंसानियत जो होती है ये हमें आगे बढ़ानी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मतलब बोलते हैं ना आने वाले 50 साल के बाद इंसानियत नाम की चीज ही ना रहे। तो ये जरूरी चीज है, और शायद मैं ये चीजें कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे को देख के शायद आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे आगे जाने में। ठीक है, तो जरूर से करिएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। मुझे क्या, आपको खुद को अच्छा लगेगा, करके देखो अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल रहा, जो आपका वर्ड फॉर्म है उसको नॉर्मली केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। जो मैं बोल रहा था आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। क्या क्या वाटर का H2O मतलब होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4 होता है। ये बेसिक चीज आप थोड़ा सा पढ़ते रहो, आपको पता चल जाएगा। चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, JR टॉक्स पे बना दूंगा या फिर कुछ दूसरे चैनल पे बना दूंगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले आपने उस केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि चेक इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। मतलब आपका जो इक्वेशन जो है ये वाला, ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस है कि नहीं वो चेक करो। तो बैलेंस है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको रिएक्टेंट्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक आपको प्रोडक्ट्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। और यहां पे जितने भी अलग अलग एटम्स है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, जो भी है वो लिख दो ईमानदारी से। ये पूरे केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स है उसका नाम लिख दो। तो सोडियम है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये 3 हुआ। उसके अलावा सल्फर है, और कुछ है क्या? नहीं। तो ये 4 ही है। कौन कौन से? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तो आप लिख दो यहां पे सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, यही 4 एलिमेंट है पूरे केमिकल इक्वेशन के अंदर। इसी से बन रहा है पूरा रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी। तो हमने लिख दिया। अब आपको बस काउंट करना है और लिखना है। क्या लिखना है? रिएक्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एटम
रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, लेफ्ट का साइड, रिएक्टेंट मतलब ये लेफ्ट का साइड। तो इसमें कौन से है, कितने हैं, देखो सोडियम एक है, लिख दो सबसे पहले, सोडियम कितने हैं, एक है, लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं चेक करो, ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट की तरफ खाली पूछ रहा हूं, ये एक ऑक्सीजन हुआ, उसके बाद ये 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, तो लिख दिया 5 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो लेफ्ट की तरफ खाली, इसको मत भी देखो, इसको देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहां पे है, यहां पे 2 है, मतलब टोटल कितने हो गए 3, तो यहां पे लिख दो 3 हाइड्रोजन। सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, एक ही सल्फर है, मात्र एक ही सल्फर है, लिख दो यहां पे सल्फर 1। ये हो गया आपका, समझ में आ गया। अब अगला स्टेप, यहां पे आपका प्रोडक्ट्स का लिखना है, तो प्रोडक्ट्स मतलब राइट साइड वाले, एक सेकंड मैं एक स्टेप आगे चला गया, ये राइट साइड वाले, ये राइट साइड में देखो कितने सोडियम है, तो 2 सोडियम है, लिख दो यहां पे 2 सोडियम, 2 सोडियम लिख दो, ठीक है। उसके बाद कितने सोडियम के बाद क्या था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे 4 ऑक्सीजन है और यहां पे 1 ऑक्सीजन है, 4 और 1 ये 5 हो गया, तो 5 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ लिख दो यहां पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और लास्ट में है सल्फर, तो सल्फर कितना है, यहां पे एक ही सल्फर मात्र दिख रहा है, तो यहां पे आप लिख दोगे सल्फर। तो ये हो गया, ये हो गया आपका जो आपका स्टेप था कि आपको चेक करना है कि वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस है कि नहीं। और कैसे चेक करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स के साइड नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने ही राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट्स के पास रिएक्टेंट होने चाहिए, दोनों नंबर सेम है तो वो बैलेंस है, दोनों नंबर सेम नहीं है तो बैलेंस नहीं है। तो वो चलो चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे तो देखो सोडियम यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, मतलब यार सीधा सीधा पता चल गया कि बैलेंस नहीं है। यहां पे सोडियम एक ही है, यहां पे सोडियम 2 है, रिएक्टेंट में 1 सोडियम है और प्रोडक्ट में 2 सोडियम बन रहे हैं। यार कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल, एक ही सोडियम डाला बन के निकला 2 सोडियम, तो बने पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। ऑक्सीजन देखो एक टाइम पे बैलेंस है, हाइड्रोजन एक टाइम पे नहीं बैलेंस है, सल्फर एक टाइम पे बैलेंस है। तो मतलब अभी फिलहाल में आप देख सकते हो कि 2 चीज अनबैलेंस है। कौन से सोडियम और हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो अगर ये अनबैलेंस है तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम लोग जाएंगे हमारे अगले स्टेप के लिए, इसमें हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 3। तो हम लोग क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, क्या, स्टार्ट बैलेंसिंग हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। तो जितने भी अनइक्वल थे, अनइक्वल कौन कौन था, सोडियम ये अनइक्वल है और ये भी अनइक्वल है, तो उसको हम लोग बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं सोडियम को, सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, सोडियम को। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम ले रहा हूं, ठीक है। मैं किसकी बात करूंगा सबसे पहले, ये वाले की, पहला नंबर पे सोडियम है ना, तो सोडियम को बैलेंस करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट की तरफ अगर आप देखोगे, रिएक्टेंट की तरफ आप देखोगे तो सोडियम कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ 1 है, रिएक्टेंट की तरफ अगर देखोगे तो 1 ही है। प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं, प्रोडक्ट की तरफ देखोगे तो 2 है, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है प्रोडक्ट की तरफ जो सोडियम है वो कितने हैं दोस्तों, 2 है। तो अब मुझे इसको बैलेंस अगर करना है तो ये 2 है और ये 1 है, तो मैं बैलेंस करने के लिए 1 जो है, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, और ये तो 2 पहले से ही है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो मतलब मैंने इन शॉर्ट क्या किया कि सोडियम जो रिएक्टेंट, ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम रिएक्टेंट का, ये कॉलम प्रोडक्ट का है। तो प्रोडक्ट में मैंने कुछ चेंजेस किया नहीं किया, लेकिन ये जो रिएक्टेंट वाला कॉलम है उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं सोडियम वाले को तो ये क्या बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब 2 सोडियम यहां 2 सोडियम यहां, तो मतलब मैं इन शॉर्ट जो मेरा 2 मल्टीप्लाई करना है उसके हेल्प से मैं क्या लिखूंगा, एक नया इक्वेशन लिखूंगा। तो इक्वेशन मेरा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मेरा इक्वेशन ये वाला है, इसको पहले लिख दो पूरा पूरा, क्या है ये, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, क्या था Na2SO4 प्लस H2O। ये मेरा एक्चुअल में इक्वेशन है जो पहले से ही था, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां पे बैलेंस करने के चक्कर में हमने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया। कौन से साइड, रिएक्टेंट के साइड, तो रिएक्टेंट यही है, तो यहां पे सोडियम के साथ मैंने 2 लिख दिया आगे, मतलब 2 से मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। और अब यहां पे 2 सोडियम हो गया और यहां पे भी 2 सोडियम, तो ये बैलेंस हो गया। फिलहाल में सोडियम को मैंने बैलेंस किया, खाली फिलहाल में सोडियम बैलेंस हुआ, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सल्फर बाकी है। तो जब इतना स्टेप हुआ तो उसके बाद वापस से आपको ये जो नया इक्वेशन आपने बनाया है उसको वापस से चेक करना है कि अब बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, चेक न्यू इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। तो हम फिर से चेक करेंगे कि ये बैलेंस हुआ कि नहीं। अब देखो मेरे पास सोडियम रिएक्टेंट में 2 है और यहां पे कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, अब देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन भी है यहां पे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन यहां और यहां पे 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन। देखो यहां पे ध्यान से, ये पूरा रिएक्टेंट है ना, तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन यहां है
और 4 ऑक्सीजन यहां है, मतलब 6 ऑक्सीजन है, तो यहां पे 6 लिख दिया। राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट में आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन यहां और यहां पे एक अकेला 5, तो 5 ही ऑक्सीजन है यहां पे। समझ में आ रहा है? 5 ही ऑक्सीजन हुए। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां, मतलब 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, और यहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है। यहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही है। समझ में आ रहा है? यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 2 ही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सल्फर, सल्फर सल्फर सल्फर, एक सल्फर यहां एक सल्फर यहां, तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यहां पे दोनों सल्फर है। तो एक्चुअल में जो हमने ये नया इक्वेशन बनाया, ये जो इक्वेशन बना है, ये आपका एक नया इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन बना है ये आपका क्या है? ये नया इक्वेशन है। लेकिन नया इक्वेशन को भी हमने चेक किया कि वो बैलेंस है कि नहीं, तो हमें पता चला कि नहीं भैया, ये बैलेंस नहीं है, उल्टा जो पहले ऑक्सीजन बैलेंस था, इसकी पहले आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो पहले से बैलेंस था 5-5 था, अब ये अनबैलेंस हो गया। तो ऑब्वियसली होएगा ये होगा, क्योंकि अगर हम किसी में चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे में भी फर्क पड़ेगा उसका। तो यार सोडियम को बैलेंस के चक्कर में हम लोग ने ऑक्सीजन को बिगाड़ दिया, लेकिन ये चलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम और दिमाग लगाएंगे कि ये ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाए। ये जो हाइड्रोजन अनबैलेंस दिख रहा है यहां पे 4 ये 2, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, और वो करते करते बाकी भी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और यही खासियत होती है कोई भी केमिकल रिएक्शन की। तो चलो आइए देखते हैं। इतना यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप अभी मतलब देखो, ये स्टेप नंबर 3 के अंदर का ही चल रहा है, स्टेप नंबर 4 नहीं आया अभी तक। ये स्टेप नंबर 3 का ही सब स्टेप्स है, ये पहला दूसरा तीसरा, अब एक और आया चौथा, उसी के अंदर का। ठीक है, तो उसी के अंदर का एक है कि राइट अगेन द न्यू इक्वेशन। कैसे न्यू इक्वेशन करना है? अब मुझे एक चीज पता चला। क्या पता चला? कि मैंने देखा कि यहां पे ना सबसे ज्यादा दिक्कत ना मेरे को हाइड्रोजन में होगी, क्योंकि 4 हाइड्रोजन यहां 2 हाइड्रोजन यहां। तो यहां पे क्या दिक्कत हो रही है ना भैया, कि यहां पे 4 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 ही है। तो सबसे पहले ना मेरा दिमाग क्या लगाऊंगा कि मैं यहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं। तो रिएक्टेंट में कितने थे? पहले 4, प्रोडक्ट में कितने थे? 2। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो 4 थे उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो प्रोडक्ट में 2 थे उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 हो जाएंगे। मतलब जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा है उसको, उसके हाइड्रोजन को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे एक नया इक्वेशन फिर से मिलेगा। तो वो लिखो वापस से, राइट अगेन द न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगा? पहले तो ये इक्वेशन जो पहले वाला सेम टू सेम लिख दो। क्या है? 2NaOH लिखो यहां पे सेम, 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, क्या था आपका? Na2SO4 प्लस H2O। यही था आपका इक्वेशन। यही है ना इक्वेशन जो आपने लिखा, यही इक्वेशन है। लेकिन आपने क्या किया? अभी प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हिस्सा, इसमें हाइड्रोजन किधर है? ये वाला हाइड्रोजन है। तो इसमें आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो लिख दो आगे 2। तो मैंने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई किया। और जब आपने यहां पे 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहां पे जब आपने 2 मल्टीप्लाई किया, तब ये एक नया इक्वेशन बन गया पूरा। अब उसको वापस से आप चेक करो, चेक बैलेंस और नॉट। अब जाके वापस चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं। अब आप देखो, अब आप ओरली कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो टेबल बना के ही करना है हर बार। अब आप ओरली कर सकते हो। ओरली मतलब अपने मुंह से देख सकते हो। 2 सोडियम 2 सोडियम, चाहिए तो आप कॉलम बनाना है तो बना भी लो। ठीक है, मैं कॉलम बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, चलो फटाफट से, एक मिनट। ठीक है, यहां पे आएगा सोडियम, यहां पे आएगा क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट। चलो फटाफट से चेक करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। देखो ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं। चलो, जैसे मैंने बोला कि यहां पे देखो 2 सोडियम है, तो लिख दिया 2 सोडियम। यहां पे कितना सोडियम है? 2 सोडियम है, दोनों बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन और ये 4, टोटल 6 ऑक्सीजन। यहां पे देखो 4 ऑक्सीजन और ये 2 मल्टीप्लाई बाय O मतलब 2, तो 4 + 2 = 6। देखो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 आपने मल्टीप्लाई किया, तो हाइड्रोजन को भी फर्क पड़ रहा है और ऑक्सीजन को भी फर्क पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस, हाइड्रोजन चेक करो, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और ये 2 मतलब 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 4 हाइड्रोजन। सल्फर पूरे इसमें 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो 1-1। अब आप देखोगे इस टेबल को, आप देखोगे तो 2-2 सेम, 6-6 सेम, 4-4 सेम, 1-1 सेम। मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट कॉलम एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट कॉलम इज सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब भैया ये जो इक्वेशन थे ना, ये जो इक्वेशन आपने लिखा है, ये जो आपने बनाया है, ये आपका है बैलेंस इक्वेशन। तो अब आपका आ जाएगा सबसे लास्ट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 4, दैट इज राइट द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या है? वही है जो आपने अभी अभी लिखा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्लस H2SO4 gives
क्या है, Na2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। जो आपने अभी ये लिखा ना, यही है ना आपका बैलेंस इक्वेशन। तो लिख दिया आपने, लिख दिया। इसको मस्त अच्छी तरीके से डिजाइन मार दो बॉक्स के रूप में और लिख दो कि फाइनली आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मजा आ गया आज तो दोस्तों पढ़ के। तो बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन इसी प्रकार होता है और हमारा ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको केमिकल इक्वेशन वर्ड के फॉर्म में दिया रहेगा या फिर केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में दिया रहेगा, उसको आप बस बैलेंस करते जाना स्टेप्स यूज कर करके और अच्छी तरीके से सॉल्व करना। 2 से 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए भी और आने वाले तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है ये होता है कंप्लीट। और ऐसे ही छोटे मोटे और टॉपिक्स बचे हुए, बहुत सारे टाइप के केमिकल इक्वेशंस जो बचे हुए, इसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर देंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना और अगर फर्स्ट टाइम आयो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।